हाय गाइस, दिस इज दीपक। वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डालते हैं, चैप्टर का नाम है हमारे का वर्णमाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। देखिए, कोई भी भाषा है, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। अब भाषा जो होगी वो दो तरीके की होती है। पहली होती है हमारी मौखिक भाषा और दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। ठीक है ना। अब देखो, मौखिक भाषा है, मैं मुंह से बोल रहा हूं ना, तो कोई ना कोई साउंड कर रहा हूं या ध्वनि निकाल रहा हूं। तो मौखिक भाषा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले ध्वनि। अब मौखिक तो मैंने कर लिया शुरू, अब मौखिक के बाद में कहा आऊंगा लिखित पे ना। तो ध्वनि ही लिखित में क्या कही जाती है? हमारी वर्ण कहा जाता है। तो जो लिखित भाषा है उसमें सबसे छोटा जो रूप होता है, सबसे छोटी जो चीज होती है, इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखो वर्ण, तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। अब देखो, हिंदी क्या एक भाषा है और हम बात कर रहे हैं लिखित की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? लिखित की बात कर रहे हैं। अब लिखित की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आएंगे? हमारे वर्ण आएंगे। अब खाली एक वर्ण तो आएगा नहीं ना, तो इसमें क्या आएंगे? बहुत सारे वर्ण आएंगे, जिसे हम लोग क्या कह देंगे? जो इसकी लिखित भाषा की पूरी क्या कहलाएगी? वो वर्णमाला कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। अब हम बात करते हैं वर्णमाला में होता क्या मेनली। देखो, वर्णमाला में होंगे वर्ण, ठीक है, और वर्णों को हम डिवाइड करते हैं स्वर और व्यंजन में। किसमें डिवाइड करेंगे? स्वर और व्यंजन में। अब देखो, दो चीजें आ गई। मैंने वर्णमाला को डिवाइड कर लिया दो चीजों में, स्वर में और व्यंजन में। देखो, हम पूरा का पूरा टोटली मैथमेटिकल वे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, फ्लो चार्ट को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझते जाना है, बहुत आसान हो जाएगा और मैं गारंटी लेता हूं। इसको एक बार आपने पढ़ लिया ना, आपको दोबारा कहीं पे भी वर्णमाला को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम का जो आपका नहीं लगेगा। और आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से अपील करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो भैया लाइक तो देखते ही ठोक दिया करो। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हो ना, लाइक ठोक दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ स्वर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्वर की बात करते हैं। चलिए मैं इधर से उठा लेता हूँ स्वर को डिटेल में समझते हैं। देखिए स्वर, अब कहीं कहीं पढ़ा होगा मैंने स्वरों की संख्या की बात करी। मैंने किसकी बात करी? इसकी स्वरों की संख्या की बात करी। अब देखो, समझते हैं। कोई बोलता है भैया स्वर जो होते हैं वो होते हैं 10, किसी ने बोला नहीं जी 11 होते हैं, और किसी ने बोला 13 होते हैं। अब हम लोग तीनों चीजों को समझेंगे। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एक कंफ्यूजन। आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा एग्जाम में, और 100% स्वर का ये वाला जो क्वेश्चन आएगा कि स्वर कितने होते हैं, आपका 100% सही जाएगा। आप समझिएगा। देखो, ये जो स्वर थे ये हो गए मेरे मूल स्वर। ये कितने हैं? 10 स्वर हैं जो है मूल वास्तव में। ठीक है, अब मैं इनकी बात कर लेता हूं। ये जो मूल स्वर है ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ए, ई, ओ, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए इन्हें गिनते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, ये तो थे मेरे मूल, वास्तव में जो हिंदी के थे। वास्तव में जो हिंदी में स्वर होते हैं ना, वो यही थे 10। अब लेकिन भैया कहीं से क्या आया? रे आया। रे आया यानी मैंने इसमें जैसे ही क्या जोड़ दिया? रे को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? रे को। अब ये तो कितने थे मेरे? 10 थे ना, और एक और मेरे पास में क्या आ गया नया? 11वां। ये एक्चुअली उठ के कहां से आया? संस्कृत से उठा ये वाला। ये ज्यादातर आपने देखा होगा, बहुत बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पे यूज होता है? संस्कृत में होता है। लेकिन यहाँ पे अब इसकी जरूरत पड़ने लगी। जब जरूरत होती है तो आपको पता आवश्यकता या आविष्कार की जननी है, तो हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा? ऋषि को उठाया। ऋषि उठाया यानी 10 और 1 11। अब टोटल मेरे पास कितने हो गए? 11। स्वर कितने हो गए अब मेरे पास? 11। अब
ये वाले कौन से आए, जिनकी मैं ये बात कर रहा था। अब देखो मैंने क्या बोला, उच्चारण की दृष्टि से। जब भी आपसे पूछा जाए पेपर में कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो भैया सीधा सीधा लिख देना उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, ये है मेरे 11 उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हो गए कितने, आगे 11। मूल कितने थे, 10 थे ना। हम लोग को समझ में आई सारी चीजें। अब बात करेंगे, आप बोलोगे भैया आपने तो 13 भी बताए। चलिए अब हम बात करते हैं 13 की। अब उसने कहा एक और महानवा आए, वो कौन से महानवा आए, वो आए थे किशोरी प्रसाद जी। उन्होंने कहा भैया कुछ और नया ऐड करके लाते हैं। अब वो क्या नया ऐड करके लाए, बोला अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, यानी जिन्हें वो क्या बोला उन्होंने, इसे अयोगवाह भी बोल दिया। किशोरी प्रसाद जी ने बोला इसे अयोगवाह। क्या है ये, अयोगवाह। किसने बोला इसे, किशोरी प्रसाद जी ने। एक क्वेश्चन सीधा सीधा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि छोटी अंग या बड़ी अंग या अनुसार या विसर्ग, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें अयोगवाह की संज्ञा किसने दी। या आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, छोटी विसर्ग और अनुसार लगा दिए जाएंगे, खा दे दिया जाएगा, ग या कुछ और, कि इनमें से अयोगवाह कौन से हैं। तो आपको सीधा क्या लगाना है, अंगई अंग, अंग अंग। ठीक है, जिसे हम जनरली बोलते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग। ये क्या है, अयोगवाह। और ये किसने, किशोरी प्रसाद जी ने। किसने दिए, किशोरी प्रसाद जी ने। ठीक है ना। चलिए अब हमने बात करी। अब भैया ये कितने आ गए, 2, 10 और 1 11 और 2 13। अब कुल मिला के यहाँ के कितने हो गए मेरे पास, 13। अब भैया आप बोलोगे यार 13, अब ये 13 कैसे है, ये है लेखन की दृष्टि से, यानी लेखन की बात करी मैंने। किसकी बात करी, लेखन की दृष्टि से। अब हम लोग समझते हैं, एक बार फिर से शुरू करता हूं मैं। सारी चीजें, हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया है। वर्णमाला, वर्णमाला हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कोई ना कोई एक भाषा होती है। भाषा के 2 प्रारूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक में अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं एक ध्वनि उच्चारण कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूं, यानी इसकी छोटी सबसे इकाई क्या हो गई, मौखिक भाषा की ध्वनि हो गई। अब यही ध्वनि लिखित में किसका नाम हो गया, वर्ण का नाम हो गया। किसका नाम हो गया, वर्ण का नाम हो गया। ठीक है, अब मैंने बात करा वर्ण। अब वर्ण आया मेरा लिखित में। अब हिंदी में भाषा आई, भाषा में लिखित आई। अब अकेला एक भाषा में अकेला एक वर्ण तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा, मल्टीपल वर्ड्स होंगे, यानी बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या करा, बहुत सारे वर्ड्स को लिया, स्वर और व्यंजन में डिवाइड कर दिया, और पूरी की पूरी वर्णमाला को, जितने भी स्वर आए मेरे पास, वर्ड आए थे, उन सबको मैंने 2 में डिवाइड करा, स्वर और व्यंजन। तो हमने सबसे पहले क्या उठाया है, स्वर को उठाया। किसको उठाया, स्वर को उठाया। अब मैंने यहाँ पे बात करी, पहला क्वेश्चन जो पेपर में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, बोला स्वरों की संख्या कितनी है। अब मैंने लिखा 3 संख्या लिखी, 10 भी होती है, 11 भी होती है और 12 भी होती है। अब आप बोलोगे साहब हमने तो 10 पढ़ी नहीं थी। हम शुरुआत यहीं से करेंगे, जो आपने नहीं पढ़ा वही तो सीखना है, और हम एक प्रॉपर वे में फ्लो चार्ट के थ्रू सीख रहे हैं। अब मैंने बोला 10 है मूल, मैंने आपके सामने लिखा आ ई उ ए ओ। ठीक है, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आए। अब मैं आगे आया, ये कौन से थे, मूल थे। कौन से, ये मूल, यानी रूट है, एक हिंदी की रूट है स्वरों की। अब एक संस्कृत से हमने उठा लिया रेखो, ऋषि वाला रेखो। एक ही आया 10 और 1 11। अब ये 11 आए, ये 11 किसकी दृष्टि से आए, उच्चारण। यानी कोई क्वेश्चन पूछता है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, बोला जी 11 है। अब मैं आगे आया, मैंने देखा, फिर आई किशोरी प्रसाद जी। उन्होंने कहा भैया 2 चीज और ले आए, वो अनुस्वार और विसर्ग। देखिए इसे कहते हैं हम लोग अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसे कहते हैं हम लोग विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक है ना। चलिए, तो वो लेके आए, 2 को और ले आए, बोला अयोगवाह, और उन्होंने जोड़ दिए। तो 10 1 11 और 2 13। अब ये 13 आए, तो कौन सी दृष्टि से, हमारे लेखन की दृष्टि से। आई होप आपको अभी स्वर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्वर से। तो अभी हम स्वरों में और थोड़ा डिटेल करते हैं। तो स्वर जो है, एक होते हैं अल्प स्वर, या जिनको हम लोग कहते हैं
ह्रस्व स्वर, क्या कह देते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना, पहली चीज आ गई है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, एक होते हैं दीर्घ स्वर, कौन से, दीर्घ स्वर, और उसके बाद में अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अब ये टॉपिक ना आपको देखने में लग रहा होगा स्वर का ये छोटा सा है, ये आपको संधि में बहुत काम आएगा। ह्रस्व और दीर्घ वहां पे बहुत काम आएंगे, जब हम लोग संधि पढ़ रहे होंगे ना उस समय ये बहुत काम आएगा, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। बहुत बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम संधि पढ़ेंगे आगे तब ये बहुत काम आने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते, इसमें होता है अ, ई, ओ और र, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये होते हैं अंग, अंगा, डेट मीन अनुस्वार और विसर्ग। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 7, और ये कितने हैं, 2। ओवरऑल हो गया हमारे 13 के 13। एक बात ध्यान रखना, जैसे हमें बच्चों में पढ़ाया जाता था, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि को बीच में ले आते थे, छोटी अंग बड़ी अंग, तो छोटा बड़ा करते थे, यानी हम छोटे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये केवल छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ, इन्हीं को हम लोग छोटा करके पढ़ेंगे, और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, उनके अलावा आप छोटा मत कर देना कोई। अगर छोटा कर दोगे तो वो सारे कहाँ आ जाएंगे, छोटे में ही तो आ जाएंगे, यानी कि ह्रस्व में आ जाएंगे ना। जब हम पढ़ रहे हैं कोई भी चीज तो मैं छोटा बोल के तो लेके आया इनको यहाँ पे, तो छोटे केवल 3 ही हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे समझते हैं। अ, ई, उ, ऋष, आ, ई, औ, ए, ओ और औ। इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। छोटा बड़ा केवल अगर करना भी है तो इन 3 के लिए करना है, यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ये नहीं बोलना है। अब यहाँ पे क्या बोलना है, ए, आए, ओ, औ, अंग, अंगा, इस तरीके से बोलना है। छोटा बड़ा केवल 3 है, ये संधि में बहुत काम आएगा। जब हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे होंगे ना तो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि छोटे में है केवल ये 3। जब ये छोटे में है इसीलिए तो ये ह्रस्व के अंदर आए हैं। ह्रस्व का मतलब अल्प, यानी यहाँ पे छोटे की बात कर रहे थे हम लोग। जो छोटा था वो हमने उठा लिया। अगर ये भी छोटा होता और में से जैसे बोलता छोटी ए, तो ये छोटी ए कहाँ जानी चाहिए थी, फिर तो यहाँ आनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है। समझ में आया ना। या छोटा ओ बोलता मैं इसे, तो ये छोटा ओ भी भैया ऊपर चला जाता ना, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे छोटी अंग बोलता, अगर इसे मैं छोटा मानता, तो छोटे का मतलब ये भी कहा जाता, ऊपर ही जाता ना, कहाँ पहुंच जाता, ह्रस्व पे पहुंच जाता। तो ये लेकिन वहां पे भी नहीं है, तो समझ में आया होगा ये अल्प स्वर, दीर्घ स्वर और अयोग हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्वरों की हम बात करेंगे, ये समय के आधार पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यानी बोलने में जितना समय लग जाए, समय के आधार पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए पहला है मेरे से अल्प स्वर या ह्रस्व स्वर। इसे बोलने में सबसे कम समय लगेगा, यानी जिसे हम बात करते हैं एक मात्रा का समय लगता है। किसमें, अल्प स्वर में या ह्रस्व स्वर में। दूसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, दीर्घ स्वर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दीर्घ स्वर की। अब दीर्घ स्वर को बोलने में, जैसे मानो इसे बोलने में कितना समय लगा, एक मात्रा, और इसे बोलने में कितना समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगता है, यानी इससे ज्यादा समय लग रहा है। क्या हो रहा है, एक मात्रा से 2 मात्रा पे आए, यानी इसे बोलने में जो समय लगा उससे दोगुना समय किसमें लगा, दीर्घ स्वर को बोलने में। अब आए हमारे प्लुप्त स्वर। ऐसे स्वर जो प्लुप्त स्वर होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हम 3 मात्रा का समय लेते हैं, यानी दीर्घ से भी ज्यादा समय लें। तो इसे बोलने में कितना होगा, जैसे एग्जांपल है इसका ओम।
तो इसे बोलने में कितना समय लगेगा, जैसे 3 मात्रा का समय लगता है। किसका समय लगता है? 3 मात्रा का। देखिए अब यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त, ठीक है। अब बात करें, इसमें 1 मात्रा, इसमें 2 मात्रा और इसमें 3 मात्रा का समय लगा। समय के हिसाब पे मैंने डिवाइड कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर को हम डिवाइड करेंगे। स्वर को मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने डिवाइड करा जीव के आधार पे, जीव या जिह्वा के आधार पे। देखो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए जीव को मैं डिवाइड कैसे करूंगा, कि कौन सा भाग आगे वाला है, कौन सा बीच वाला है और कौन सा पीछे वाला है। अब देखो थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। ये हमारी टंग है, क्या है? ये हमारी टंग थी, ठीक है, जिसे जैसे मुंह है, थोड़ी देर के लिए वाला हिस्सा मान लेता हूं, एक मुंह है और ये हमारा क्या है? जीभ है। देखो ये वाला जो हिस्सा होगा ना इसका, ये हमारा अग्र नहीं है। ये जैसे अब मैं देख रहा हूं तो ये आगे वाला जो हिस्सा है वो अग्र दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जो ये हिस्सा होगा ना वो होता है पश्च, और ये वाला हिस्सा जो है वो है मध्य, और जो अंदर वाला है वो है हमारा अग्र। यानी हम लोग अंदर से ही तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, इस तरीके से तो आगे आ रहे हैं ना। तो यहां से स्टार्ट हुआ अंदर से, वो तो था मेरा अग्र, बीच वाला हिस्सा था मध्य और लास्ट वाला था पश्च। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोग कहां से कंसीडर कर रहे होते हैं? आगे वाला हिस्सा जो हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, और बीच वाला तो मध्य का रहा, लेकिन और पीछे वाले हिस्सा मान लेते हैं, अग्र वाले को हम पश्च मान लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। अब हम बात करते हैं। तो अब हमने बात करी गई जिह्वा के आधार पर हम कितने हिस्से में बांट लिए? 3 हिस्से में। कितने में? 3 में। पहला वाला अग्र, मध्य और पश्च। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य का। बड़ा ही आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मध्य में जो शुरुआत हमने कहां से करी थी? छोटे अ से करी थी। अब एक बार आप उच्चारण करके देख लो। देखो बहुत बार क्या होता है, एग्जाम टाइम पे नहीं समझ में आ रहा होता है, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अग्र कौन सा आया, पश्च कौन सा था या मध्य कौन सा था। कुछ नहीं करना, उस टाइम पे केवल उच्चारण करके देख लेना है। जीव के आधार पर, तो जीव हमारी अपनी है ना, कौन सा एग्जामिनर देख पाएगा तुम्हें, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए देख लेना है। बोला जी, मैंने बोला छोटा अ, अब मैं क्या हो रहा है, मेरा कौन सा वाला हिस्सा काम कर रहा था? मध्य वाला हिस्सा। आप बोलिए छोटी ई, कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए या बड़ी ए, जिसे आप बोल रहे थे, ए ई ए आई, ठीक है ना। अब देखो ई, पीछे वाला हिस्सा उठ के आ रहा है, जो हम पीछे मान रहे हैं ना, पीछे, लेकिन वास्तव में आगे था ना। तो ई, ई, ए, तो कहां आया? वो अग्र में आया। समझ में आया? कंफ्यूजन खत्म हो गया ना, क्योंकि जिसे मैं पीछे का मानना था वो वास्तव में कहां का? आगे का था। मध्य में क्या था? आ आया। अब देखो लास्ट में बचा क्या? अब मेरा छोटा आ तो आ गया, अब बड़ा आ कहीं नहीं आया ना, इसका मतलब कहां आ रहा होगा? यहां आ रहा होगा। अब यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंफर्म करते हैं। बोलो आ में कहां आया? जो मेरा पश्च वाला भाग है, यानी हमारे हिसाब से आगे वाला, और हमारे शरीर के हिसाब से जो अंदर से बाहर आ रहा है, पश्च वाला भाग हो गया आ। अब देखो आ रखा है, आ गया, ई आ गया, छोटी ई आ गया, बड़ी ई आ गया। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखो छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, छोटी ए आ गई, बड़ी ए आ गई। क्या बचा? छोटा ओ और बड़ा ओ। ये सारे के सारे कहां आए? मेरे पश्च में आ गए। आ गया, ई ए आ उ ओ, ठीक है ना। ये सारे के सारे मेरे कहां आ रहे हैं? वहीं आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते, ठीक है। थोड़ा यहां तक कोई डाउट? मध्य, छोटा आ, अग्र ए ई ए, पश्च आ उ ओ। तो 1 और 4 5 6 7 8 9 10 जो मूल थे, मैंने जिनकी बात करी थी मूलों की।
वो मूल तो हमारे यहाँ आ गए। अब बोलोगे आप मूल तो आपके आ गए, अब एक और इसमें हम जोड़ देते हैं जब हम जीव के आधार पर बात कर रहे होते हैं। आंख वाला आता है ना, आंग, चंद्र बिंदी वाला आंग, वो भी किसके अंदर आ जाता है, हमारे पक्ष के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे इससे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलिए अब देखो ये होते हैं, अब विपरीत आया हुआ दो तरीके का भैया, मुंह खुला हुआ है पूरा और आधा बंद है। जैसे विपरीत, अर्ध विपरीत, कैसा, अर्ध विपरीत। ठीक है, इससे अगला मैंने बात करी समवृत या समवृत की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए थोड़ी आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो समवृत आ रहा है, उससे पहले हम बात कर रहे थे, चलो आधा वाला ही देख लेते हैं, आधा मुंह बंद हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, अर्ध समवृत। और लास्ट वाले को कर देंगे हम समवृत। अब इनका मैं अंग्रेजी में मतलब और लिख देता हूँ भैया, आजकल लोगों को हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा आती है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सी चीजें लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ओपन और हाफ ओपन यानी आधा खुला हुआ, और हाफ क्लोज यानी आधा बंद, और ये पूरा बंद। अब देखो चलो आज आपको ना बचपन में लेके चलता हूं। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो दूध नहीं पी रहा हो या मम्मी उसे कुछ खिला रही हो, तो मम्मी बोलती है ना बेटा आ बोलो आ, तो वो बच्चा क्या बोलता है, बोला आ, तो आ बोलते उसका मुंह ऐसा होता है पूरा का पूरा खुल जाता है। तो अब इसका मतलब सबसे ज्यादा मुंह कब खुला हमारा, बड़ा आ बोलने पे। क्या बोला, बोलो बच्चे को बुलवा के देखना है, आप प्रैक्टिकल करके देखना, बोला बोलो आ, बोलो आ, तो सबसे ज्यादा मुंह कहां खुला मेरा, आ पे। ये आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। अब आपको समझ में आया, बोला आ कहां पे आया मेरा, यहां आया। अब देखो अब आधा मुंह कहां खुलेगा, बड़ा भाई तो यहां आ गया, उसमें पूरा मुंह खोल लिया। अब छोटा भाई भी तो कहीं जाएगा, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे यहाँ पे, छोटा आ। यानी जब सबसे पहले मैंने किसकी बात करी, जब मैं पूरा मुंह खोल रहा था तो बड़ा आ रहा था, फिर उसके बाद में जब मैं हाफ पे आया, अब देखो फिर बड़ी ए है, जैसे ए, आधा खुला है, आधा खुला है, पूरा नहीं खुला। फिर आओ, मैं बड़े वाले को पकड़ लाया, ध्यान रखना ये यहां पे था, इसका छोटा भाई आ गया, अभी मैं इन दोनों को बड़े बड़े को पकड़ के ले आया। अब बोलो जी और तो कुछ नहीं बचा, हाँ जी अभी तो एक और रह रहा है। चाहे तो हम उसे डाल सकते हैं, जैसे अभी हमने चंद्रबिंदी वाला बताया था ना, चाहे तो डाल सकते हैं आंग को, लेकिन अब हम लोग उसे कंसिडर नहीं करते। लेकिन समटाइम वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसीलिए मैं इसमें से क्लियर कर देता हूं कि जो अंग वाला आंग होता है ना वो यहाँ आ जाता है। अब देखो भैया ये सब तो यहाँ आ गए, अब पूरा का पूरा मुंह कहाँ है, खुला था, आधा बंद हुआ, आधा खुला हुआ। अब आधा खुला हुआ अब आधा बंद, यानी गिलास कैसा है, आधा भरा है और आधा खाली है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे आया, चलिए साहब सबसे पहले मैंने देख लिया विपरीत, देख लिया अर्ध विपरीत, देख लिया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा ये दो यहाँ आ गए। अब ये कहेंगे भैया देखो हमने तो आधा मुंह खोला तो सही, अब आधा बंद कराने वाले तो ले आओ, इन्हीं के भाई बहनों को हम इधर उठा लाए, यानी ए और औ दोनों के दोनों को हम यहाँ ले आए। अब बाकी जो बच्चे थे वो मैंने कहा भैया तो बंद होके बोल जाते, जैसे मैं बोलो बोलो ई उ उ, मुंह खोला क्या, नहीं खोला ना, चलिए ई ओ ओ। अब देखो अब मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं, पहले तो हम ये देख लें ना पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा पूरा मूल स्वर आ गया ना, तो दसों के दसों का आगे मेरे यहीं आ गए। तो ये किसके आधार पे था, मुख द्वार के आधार पे था। चलिए अब लोग हम आगे वाले तीसरे वाले पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ वेयर माय जेस्टर हेयर, चलिए देखिए तीसरा आता है आपका ओष्ठ यानी होठों की, है ना। अब
अपनी मातृभाषा में लिख लो या बोल लो, इस तरीके से समझ में आने होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ओस्ट यानी ओस्ट्रों की के आधार पर। अब देखो भैया, दो चीज होती हैं, जब हम बोल रहे होते हैं ना, मुंह हमारा जो होठ होते हैं ना, बड़ा अजीब सा खेलना चाहते हैं, कभी तो गोला बना देते, बोला क्या बना, एक व्रत बन गया ना। और तो कुछ तो ऐसे होंगे जो व्रत बना रहे होंगे, वो कैसे आ जाएंगे मेरे, व्रत मुखी। और कुछ ऐसे होंगे जो व्रत नहीं बना रहे होंगे, डेट मीन अव्रत मुखी। कैसे हो, अव्रत मुखी। तो मैंने इधर कितने में पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो में, जो व्रत बना रहे हैं, जो व्रत नहीं बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे। पहला कौन सा, व्रतमुखी, और दूसरा है अव्रतमुखी। देखिए कुछ भी रटना नहीं है, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। मान लो गणित पढ़ रहे हो, पूरा फ्लो चार्ट से धनाधन पढ़े जाओ, एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बात करेंगे आ ए ई, अभी इन चार की बात करते हैं, आगे बाद में बढ़ते हैं। अब पहले हम बोलते हैं, छोटा आ बोल के देखो, बोला आ ई ई। अब किसी ने नोटिस नहीं करा ना, इसमें कहीं पे भी व्रत बना क्या भाई, नहीं बना। इसका मतलब ये सारे के सारे कहाँ आ गए मेरे, आपको मैंने कंफ्यूजन में लाया, आपने बोल के देखा ना, इसीलिए तो देखा। अब मैंने बोला आप कहोगे भैया व्रत तो नहीं बनना, हाँ भैया व्रत नहीं बनना है, इसलिए व्रतमुखी नहीं है ये, क्या है अब व्रतमुखी है। अब आया समझ में, अब आपके दिमाग में चला होगा। तो अब ये अव्रतमुखी जब ये है, तो इसका मतलब व्रतमुखी तो हमारे कहीं और आएंगे ना। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, व्रतमुखी। समझ में आया होगा, समझ में आया ना। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट लाया, ट्विस्ट लेके आया, आप लोगों ने दिमाग चलाया, अरे यार ये तो मास्टर के ना बोला व्रतमुखी है, लेकिन आप बोल रहे तो मेरा कहीं व्रत नहीं बनना है। मैं तो पहले ही क्रिएट कर चुका था ना, एक एग्जांपल देख, बोला ऊ बोलो ऊ या ओ बोलो ओ, तो वहां पे क्या आ रहा था, मेरा व्रत आ रहा था। अब देखो, जैसे मैंने बोला आ ई ए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना, व्रत नहीं बनना है। अब देखो व्रत की बात करें, अब बोल के देखो, छोटा ऊ क्या बना है, सर्कल बन गया ना, व्रत बन गया ना, ऊ ओ। अब देखो कुछ छूटा तो नहीं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी हमारे व्रतमुखी भी कंप्लीट हो गए, अब व्रतमुखी भी कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो स्वरों में जितना भी स्वर होते हैं सारे स्वर कंप्लीट हो गए। अब देखो यहां तक मैंने जो पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे, अब हम लोग उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रश्न बन रहे हैं ना अभी तक स्वर पे, वो लोग हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपके 100% लगेंगे। देखो अभी हमने स्वर पे ही बात करी थी केवल और केवल, और हम स्वर के ही क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो कोई भी पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका स्वरों की संख्या पे। तो मैंने आपको बताया था स्वरों की 3 संख्या मैंने आपको बताई, एक मैंने बताई थी 10, एक बताई थी 11 और एक बताई थी 13। सबकी मैंने कंडीशन आपको बता दी थी। अगर वो मूल की बात करेगा तो हम लोग लगाएंगे 10, अगर वो उच्चारण की बात करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे उच्चारण के आधार पे, तो 11, और वो लेखन की बात करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे 13। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, बोला जी 11 लगाएं या 13 लगाएं। तो एक बात क्लियर है, अगर बहुत रेयर ही ऐसा होगा कि आपके 2 ऑप्शन एक साथ आ जाए। मान लीजिए उसने पूछा संख्या कितनी है, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 10 भी आ जाए, 11 भी आ जाए और 13 भी आ जाए और मान लो 14 भी आ जाए। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे वो क्लियर करेगा मैं मूल पूछ रहा हूं या उच्चारण के आधार पर पूछ रहा हूं या लेखन के आधार पर पूछ रहा हूं। अगर उसने क्लियर नहीं करा है तो एक क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। जहां लोग कोर्ट जा रहे होते हैं, कोर्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे खेला जाता है। तो पहली बात तो वो क्लियर करके रखेगा, बोला मूल है तब तो हमने 10 लगा दिया, बोला ये उच्चारण है तो 11 लगा दिया, लेखन है तो 13 लगा दिया, ठीक है ना। समझ आया होगा किस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहला। दूसरे की बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड आएगा आपका छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में पूछता है वो कभी कभी कि
इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा प्लुप्त। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पता ही है। अब जैसे मानो मैंने लिखा आ, ई और औ। और उसने पूछा कि इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो हमारा ह्रस्व स्वर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो गया मेरा ह्रस्व स्वर। समझ आया। अब हम मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं उसने ये कर दिया, बोला ऊ है, और ये कर दिया उसने छोटी ई है। बोला जी दीर्घ कौन सा है, तो उस समय हम कौन सा आंसर लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है ना। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा, ये आएगा। अगर आएगा तो यहां से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा हमने बोला था मुख्य द्वार के आधार पर। ठीक है ना, मुख्य द्वार के आधार पर। जब मैं मुख्य द्वार के आधार पर बात कर रहा था स्वरों की, हमने 4 चीजें बताई थी। समृद्ध और अर्ध समृद्ध, यानी क्लोज की बात कर ली। विव्रत और अर्ध विव्रत। कौन सा, अर्ध विव्रत। तो मैंने बोला कि भैया विव्रत कौन सा होता है। मैंने बताया था एक एग्जांपल, बोला मम्मी ने बोला बेटा आ करो बेटा, आ यानी कौन सा आया था, आ। तो अगर वो उसमें ऑप्शन दे देगा, बोला जी विव्रत बता दीजिए, आ दे दिया, ई दे दिया, ई दे दिया और ऊ दे दिया, तो उसने पूछा विव्रत, तो विव्रत हमारा कौन सा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे मुख्य द्वार के आधार पर। अगला है जैसे जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पे मैंने कितने बताए थे। कोई पूछ रहा था भैया एक क्वेश्चन देखो उसमें भी बनता है कि वो मुख्य द्वार के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं स्वर, 4 प्रकार के होते थे। ठीक है ना। और इसमें भी बनता है, बोला जीव के आधार पे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से बताए थे मैंने, अग्र, मध्य और पक्ष। कितने हो गए, 3 हो गए थे। अब मैंने बोला था मध्य सबसे पहले आता है, छोटा। और ये भी मैंने आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया था कि अग्रभाग कौन सा है हमारा, पक्ष कौन सा है और मध्य कौन सा है। तो मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा, हम मध्य की बात कर लेते हैं। आ ए ई। बोला जी मध्य वाला, जीव के आधार पे मध्य वाला स्वर कौन सा है, तो हम लोग क्या आंसर लगा देंगे, हाँ। या वो पूछ सकता है अग्र कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तो हम लोग उसी तरीके से आंसर लगाते जाएंगे। ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन हो गए इस तरीके के। एक और क्वेश्चन आता है हमारा, मुख के आधार पे आ गया था, जीव के आधार पे आ गया था, फोटो के आधार पे आ गया था। तो शायद मैं किसकी भूल गया, फोटो के आधार वाला अभी दे रहा है हमारा। तो वो पूछता है मान लो ओष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे, ओष्ठ या ओठों या ओठों, जो भी आपको समझ आता है उसके आधार पे। आप देखो ओठों के आधार पे हमने बताया था कितना था, 2 तरीके का। एक में तो हम व्रत बना रहे थे और एक में व्रत नहीं बना रहे थे, यानी व्रतमुखी और अव्रतमुखी। अब उसने पूछ लिया भाई कोई क्वेश्चन, बोला जी आ है और बड़ा आ, छोटा ऊ और छोटी ए। अब बोला भैया इसमें से आप बताइए व्रतमुखी कौन सा होगा। तो हमने क्या बोला था, ऊ बोलो, ऊ क्या हो गया मेरा, व्रतमुखी आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो मैं आप लोग को बोलता हूं अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए, और आप लोग इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो आप लोग ना कमेंट जरूर कीजिए, लाइक तो ठोक दिया करो बिना सोचे समझे भाई। तो अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।